नमस्कार साथियों। आइए आज एक और क्लास शुरू करते हैं। और आज जिस विषय पर हमारी बातचीत रहेगी वो बातचीत रहेगी हमारी हिंदी साहित्य इतिहास के जो स्रोत ग्रंथ, जिन्हें हम एक प्रकार से कह सकते हैं, उन ग्रंथों के बारे में बातचीत हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वे रचनाएं हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि इतिहास की, यानी जैसे भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल है, या उस दौर के कवियों की उस समय लिखे गए विद्वानों के द्वारा कुछ परिचय हमको इन रचनाओं में प्राप्त होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये वे रचनाएं हैं जिनको आधार ग्रंथ बनाया है उन विद्वानों ने जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम उन ग्रंथों की आज बात करेंगे जहाँ से हमें इतिहास की आरंभिक सामग्री मिलती है। इस बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और अक्सर एग्ज़ाम में नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, ये विभिन्न एग्ज़ामों में ये प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आइए आज हम इनके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत ग्रंथ। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो हिंदी साहित्य इतिहास के जो स्रोत ग्रंथ जिन्हें हम कह रहे हैं, या उस प्रकार के ग्रंथ जिनमें सामग्री, हमें ऐतिहासिक सामग्री दिखाई देती है, कवियों का परिचय, उनकी कविताओं का संकलन, कुछ इस तरीके के जो रूप हमें दिखाई देते हैं, वो ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हमें भक्ति काल से ही दिखाई देने लगती है। और भक्ति काल में जो गोकुलनाथ हैं, इनके द्वारा जो लिखी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, ये जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसी प्रकार की रचनाएं हैं। ऐसे ही आपकी नाभादास की जो भक्तमाल है, ये भी उसी तरीके की रचना है। ठीक है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी हम संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। क्या है 84 वैष्णवी की वार्ता, गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता 1568 ईस्वी की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इन रचनाओं की खासियत क्या है? तो इन रचनाओं की खासियत ये है कि ये जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है। ब्रज भाषा में ये रचनाएं लिखी गई हैं। और किस तरीके के आधार बना के लिखी गई हैं? तो ये जो है हमारी काव्य रचनाएं नहीं है, बल्कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये कि गद्य रचनाएं हैं, या इनको हम गद्य ग्रंथ कह सकते हैं। ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी ये गद्य की शैली में लिखी गई हैं, यानी काव्य शैली में नहीं लिखी गई हैं, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो 252 वैष्णवन की वार्ता जो रचना है, अगर हम इसमें बात करें तो इस रचना के अंतर्गत क्या है? तो इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्त है या कवि हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनकी कथाएं, उनके जीवन चरित्र इस रचना में संकलित मिलते हैं हमको। ठीक है। और यही वो रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें अष्टछाप के कवियों का विवरण भी हमें मिलता है, जो कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। वो 8 कवि आपको अष्टछाप जो है, यानी उन 8 कवियों की जो छाप है, उसके बारे में जो हमें पहली जानकारी या पूरा विवरण मिलता है, वो 252 वैष्णवन की वार्ता के अंतर्गत मिलता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त भक्ति काल की ही एक रचना है 1585 में ये रचना आई, भक्तमाल। किसकी है? नाभादास की। नाभादास कौन थे? ये अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है। इस रचना में क्या है भक्तमाल में? तो भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय है, और वो भी 316 छप्पे छंदों के अंतर्गत, है ना। तो इसमें याद रखना है कि छप्पे छंद के माध्यम से 316 कवियों का जीवन परिचय इसमें, या उनके बारे में बताया गया है। 316 कवि, 200 भक्त कवि हैं, और कितने छंदों में? 316 छप्पे छंदों के अंतर्गत ये उन 200 कवियों के बारे में जानकारी यहाँ मिलती है। और भक्तमाल ये पहली ऐसी रचना है
बहुत महत्वपूर्ण, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें तुलसीदास के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पहली जो जानकारी है ना, विषय की जो जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है वो नावादास से ही प्राप्त होती है। नावादास की कुछ रचना से, भक्तमाल से ही हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो तुलसी के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पहली जानकारी हमको यही मिलेगी इसी रचना के अंतर्गत। ठीक है, और क्रिएशन के अनुसार इनका जो मूल नाम था वो नारायण दास था। चौथी रचना है मूल गोसाई चरित्र, है ना। ये जो रचना है मूल गोसाई चरित्र कब की रचना है? ये 1630 ईस्वी की रचना है। किसने लिखी? बैनी माधव दास। कौन थे ये? तुलसी के शिष्य थे। तो जाहिर सी बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो ये रचना क्या है? इस रचना में आपको चौपाई, दोहा, त्राटक छंदों में तुलसीदास के जीवन चरित्र का वर्णन आपको इसमें दिखाई देगा मूल गोसाई चरित्र में। ठीक है, ये जो रचना है मूल गोसाई चरित्र, ये जो रचना है ये बैनी माधव की रचना है, बैनी माधव दास। और ये कौन थे? ये तुलसीदास के शिष्य थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कब की रचना है? 1630 ईस्वी की रचना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप एक और रचना देख सकते हैं, ये है आपकी भक्त नामावली। कब की रचना है? 1698 ईस्वी की है। किसकी रचना है? ध्रुवदास की है। इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है ना। 116 भक्त कवि आपको इस रचना में दिखाई देंगे, भक्त नामावली में। और ये रचना है आपकी 1698 में। किसने लिखी है इसको? ध्रुवदास की रचना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और रचना है कविमाला। कब की रचना है? ये भी 1655 ईस्वी की रचना है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हरिराय तुलसी, जिनको तुलसी भी कहा जाता है, ये तुलसीदास नहीं बल्कि तुलसी जो है हरिराय, ये उनके द्वारा जो है कविमाला लिखी गई है। इसमें 74 कवियों की कविताओं का, है ना, संकलन है या उनको संग्रहित किया गया है। यानी 74 कवियों की जो कविताएं हैं उनके बारे में, उन कविताओं को उठाकर इस रचना में लिखा गया है। और रचना का नाम है कविमाला 1655 ईस्वी की। एक और रचना है कालिदास हजारा। कब की रचना है? ये 1718 की, 1718 ईस्वी। कौन है लेखक कालिदास हजारा का? कालिदास त्रिवेदी, है ना। कालिदास त्रिवेदी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंतर्गत? लिखा किसने है इसको? तो जैसा आप जानते हैं कालिदास त्रिवेदी ने इसको लिखा है, कालिदास हजारा को। 212 कवियों की लगभग इसमें 1000, है ना, कविताओं का संकलन दिखाई देता है, संकलन मिलता है 1000 कविताओं का। ठीक है, 212 कवियों की 1000 कविताएं इसमें संग्रहित हैं। और यही वो रचना है बहुत महत्वपूर्ण, कालिदास हजारा, जिसको आधार बनाकर शिव सिंह सेंगर ने अपना जो है शिव सिंह सरोज लिखा है। ठीक है, तो शिव सिंह सरोज जो रचना है वो कालिदास हजारा के आधार पर, यहाँ से बहुत सारी सामग्री इस रचना से ली गई है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। एक और रचना है सत्य कवि गिरा विलास। ये रचना भी बहुत महत्वपूर्ण है और 1746 ईस्वी में इस रचना का रचनाकाल है। किसके द्वारा लिखी गई है? बलदेव इसके रचयिता हैं। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय मिलता है हमें। और इसकी खास विशेषता ये है कि इस रचना में रीतिकालीन जो कवि हैं उनके बारे में जानकारी है। जैसे केशव हैं, मतीराम हैं, बिहारी हैं, चिंतामणि हैं। ये जो कवि हैं रीतिकालीन कवि आपको इस रचना के अंतर्गत मिलेंगे। सत्य कवि गिरा विलास जो रचना है 1746 ईस्वी की, बलदेव ने इसको लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। रीतिकालीन कवियों के बारे में अच्छी जानकारी हमें सत्य कवि गिरा विलास से उपलब्ध होती है। 1746 ईस्वी में ये रचना लिखी गई। इसमें जो है 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। और ये 17 कवि वे हैं जो रीतिकाल के कवि हैं, जिसमें केशव हैं, मतीराम हैं, बिहारी हैं, चिंतामणि हैं। इस तरीके के कवि आपको इस रचना के अंतर्गत दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक है कवि नामावली, 1753 ईस्वी की रचना है, सूदन के द्वारा लिखी गई। इस रचना में सूदन ने 10 कवियों का
नामोल्लेख कर उनको प्रणाम किया है, उनको नमस्कार किया है। ठीक है। इसके अलावा ये रचना है विद्वान मोद तरंगिणी, 1817 ईस्वी की रचना है। सुभाष सिंह इसके रचयिता हैं। 46 कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें किया गया है। कितने? 46 कवि हैं। विद्वान मोद तरंगिणी, विद्वानों की मोद तरंगिणी। तो आप इस रचना को 1817 ईस्वी की है। इस रचना की विशेषता ये भी है कि इसमें षड ऋतु वर्ण यानी 6 ऋतुओं का वर्ण, नक्षिक वर्ण, दूती वर्ण भी इस रचना के अंतर्गत मिलता है। तो आप इस रचना को भी याद रख सकते हैं। अच्छी रचना है विद्वान मोद तरंगिणी, 1817 ईस्वी की। 46 कवियों की कविताओं का संग्रह, ऋतुवर्ण, नक्षिक वर्ण और दूती वर्ण इसके अंतर्गत हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम रचना है 1743 ईस्वी की। किसने लिखी है? कृष्णानंद व्यास देव की रचना है। कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन इस रचना में किया गया है। जो कृष्ण उपासक कवि हैं उस तरीके के 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन आपको इस रचना के अंतर्गत राग सागरो उद्भव, राग विलास, राग सागरो उद्भव, राग कल्पद्रुम 1743 ईस्वी की रचना कृष्णानंद व्यास देव के द्वारा लिखी गई। श्रृंगार संग्रह 1847 ईस्वी में लिखी गई ये पुस्तक है। सरदार कवि के द्वारा लिखी गई है। 125 कवियों की प्रमुख कविताओं का वर्णन, काव्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख इस रचना के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। श्रृंगार संग्रह 1847 ईस्वी सरदार कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक और रचना है रस चंद्रोदय, कब की रचना है? 1863 ईस्वी में लिखी गई। किसके द्वारा? ठाकुर प्रसाद के द्वारा। बुंदेलखंड के 142 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन आप इस रचना के अंतर्गत देख सकते हैं। रस चंद्रोदय 1863 ठाकुर प्रसाद की रचना, बुंदेलखंड के 142 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन आपको इस रचना के अंतर्गत दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त दिग्विजय भूखंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 1869 ईस्वी की रचना है, गोकुल प्रसाद की है। इसमें क्या है? 192 कवियों की कविताओं का संकलन आपको दिखाई देगा। दिग्विजय भूखंड के नाम से 1869 ईस्वी की गोकुल प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है। भाषा काव्य संग्रह 1875 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। इसे काव्य संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनेक कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। भाषा काव्य संग्रह 1875 ईस्वी की रचना महेश शुक्ल दत्त की। इसके अतिरिक्त एक रचना है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, 1883 ईस्वी की रचना मोनियर विलियम्सन के द्वारा लिखी गई है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण इस रचना के अंतर्गत मिलेगा, क्योंकि आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, यानी जो पुस्तक का नाम है उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके की सामग्री का उपयोग किया गया होगा। तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है। हिंदू धर्म से संबंधित कवियों और उनकी रचनाओं की आलोचना भी इसमें की गई है। आलोचना से मतलब उसकी जांच पड़ताल की गई है। उन रचनाओं में क्या है, किस तरीके के विचार हैं, सिद्धांत हैं, उन सारी चीज़ों की बातचीत इस रचना के अंतर्गत की गई है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज 1898 ईस्वी, ब्रक्स अंग्रेज हैं, ये भी विदेशी विद्वान हैं। गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका विवेचन इस रचना के अंतर्गत किया गया है। नाथपंथ से संबंधित कविताओं का संकलन भी आपको गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज के अंतर्गत मिलेगा। ब्रिक्स की रचना है 1898 ईस्वी की। इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण रचना है हफीजुल्लाह हजारा, अच्छी रचना है। कब की है? 1915 ईस्वी की है। किसके द्वारा लिखी गई? हफीजुल्लाह खां के द्वारा। इसके दो भाग, इस रचना के दो भाग हैं। इसमें लगभग 1000 कवित्वों और सवैयों का संकलन है ना? कितने? 1000 कवित्व और सवैया, यानी जो छंद हैं, इन छंदों के कम से कम 1000 छंद इस रचना के अंतर्गत दिखाई देते हैं। हफीजुल्लाह हजारा 1915 ईस्वी।
एक और रचना सूक्ति सरोवर कब की रचना है? 1922 की रचना है, लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई है। क्या है? ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन है ना। ब्रज भाषा के जो कवि हैं उनकी साहित्यिक विषयों पर जो सूक्तियाँ हैं उनका संकलन आप इस रचना के अंतर्गत देख सकते हैं। सूक्ति सरोवर 1922 लाला भगवान दीन की। इसके अतिरिक्त एक और रचना है सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर कब लिखी गई? तो 1918 से लेकर 1927 के बीच इस पर काम किया गया। लाला सीताराम की रचना है। कवियों जो कवि हैं कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह इस रचना के अंतर्गत मिलेगा आपको। सिलेक्शन फॉर हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम की रचना है। फिर देखिए आप कबीर एंड दी कबीर पंथ 1907 की रचना, 1907 ईस्वी की रचना किसने लिखी है? वेस्कट के द्वारा। वेस्कट ये भी एक विदेशी विद्वान है, इनके द्वारा लिखी गई। कबीर तथा कबीर पंथ के आदर्शों मान्यताओं का चित्रण आपको इस रचना के अंतर्गत मिलेगा। कबीर एंड दी कबीर पंथ, तो कबीर के बारे में और कबीर संप्रदाय के बारे में, उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके आदर्श क्या हैं, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है ये पुस्तक कबीर एंड दी कबीर पंथ 1907 वेस्कट महोदय के द्वारा लिखी गई है। रचना एक और है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स रिलीजन है। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन कब की रचना है? 1908 की। किसने लिखी? मैकालिफ के द्वारा लिखी गई है। सिख धर्म के धार्मिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है कि सिख धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं उनका स्पष्टीकरण इस रचना के अंतर्गत किया गया है। और हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का भी उल्लेख आपको इस रचना के अंतर्गत मिलेगा। तो रचना का नाम है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। और इसी तरीके का काम ऐतिहासिक सामग्री को ढूंढने का जो काम किया है वो आपकी नागरी प्रचारणी सभा की जो खोज रिपोर्ट है वो भी उसी तरीके की एक ऐतिहासिक सामग्री को एकत्रित करने वाला प्रयास आपको दिखाई देगा। और नागरी प्रचारणी सभा की जो खोज हुई उसमें हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करने का कार्य चला। और कब से कब तक चला? 1900 से लेकर 1921 तक चला है, यानी 21 वर्ष तक खोज कार्य चलता रहा है ना। और इसी खोज के आधार पर नागरी प्रचारणी सभा के आधार पर जो खोज की गई उसी खोज को आधार बनाकर जो मिस्र बंधु विनोद लिखा गया मिस्र बंधुओं के द्वारा, यहीं इसी से अधिकतर सामग्री ली गई है। और नागरी प्रचारणी सभा में जो मुख्यतः खोजकर्ता थे वो 3 नाम आपको दिखाई देंगे। एक तो सुखदेव बिहारी मिश्र जो मिस्र बंधुओं में से ही एक हैं, दूसरे श्याम सुंदर दास और तीसरे हीरालाल। तो ये 3 विद्वान हैं जो खोज रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत कर रहे थे या जिन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर जो हिंदी की सामग्री बिखरी हुई पड़ी थी जो लोगों की नज़रों में नहीं थी उसको इकट्ठा किया। इसके अतिरिक्त राजस्थान के जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज भी की गई। ये किसके द्वारा की गई? मोतीलाल मेनारिया के द्वारा ये खोज की गई। और कब से कब तक चली? तो ये 1898 ईस्वी से लेकर 1941 के बीच ये कार्य चलता रहा। इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? राजस्थान के कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं का विवरण। आप ये जो राजस्थान की हस्तलिखित ग्रंथियों की जो खोज की गई मोतीलाल मेनारिया के द्वारा, ये भी उसी तरीके की सामग्री जो हमारी पहुँच से दूर थी, हमारे कवियों की जो सामग्री थी जो लोगों की नज़रों में नहीं थी, उसे ढूंढ कर ला कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ताकि हम आज जैसे हम हिंदी साहित्य में जितनी भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, जितना आज हम देख पाते हैं कि हिंदी का इतना बड़ा एक परिवार है, वो इन ऐसे ही विद्वानों की मेहनत है। जिसमें आप मोतीलाल मेनारिया का नाम लें, चाहे श्याम सुंदर दास का नाम लें, चाहे राहुल साकृत्यानंद का नाम लें, ये वे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी सामग्री उपलब्ध करा के दी है और जिससे आज हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो इतना बड़ा हमें दिखाई देता है उसकी पूरी एक आधारशिला खड़ी की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत ग्रंथों के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। आप इनको एक बार ज़रूर देखें और ये भी कर सकते हैं कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही।